ठीक हो गया। चलो यहाँ पे एफडीआई, अब देखो सीधी बात है, परसेंटेज ऑफ सेक्टर अट्रैक्टिंग हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी इनफ्लो। कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा क्या करता है, एफडीआई को अट्रैक्ट करता है। इमेज समझ रहे हो आप लोग। तो कौन सा सेक्टर आपको दिख रहा है, 35% आपको दिख रहा है। 35 वाला सब, 35 का कलर इधर कौन सा है, 35% आपको इसमें कलर नहीं दिख रहा। 35 वाला केमिकल्स है, केमिकल ये है। कलरिंग थोड़ा सा ध्यान से, 35% वाला ध्यान से देखिए, इस कलर को मैच कीजिए। और वो देखिए तीसरा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो कौन कर रहा है, कोई बात नहीं, लिख लीजिए, लिख लीजिए। टॉप सेक्टर जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट का है, पहला सेक्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सेक्टर है आईटी। टॉप 3 सेक्टर है जो अट्रैक्ट कर रहे हैं आईटी। रुक जाओ, चले जाएं, बड़े लोग आ रहे हैं, वीआईपी नहीं हो रही है। पहला लिखिए आईटी, दूसरा सेक्टर है फार्मा, सेकंड सेक्टर है फार्मा औषधि उद्योग, और तीसरा सेक्टर है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल, ये टॉप 3 सेक्टर हैं जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एक्चुअली चेंजेबल हैं, ठीक है, चेंजेबल होते रहते हैं, डिपेंड होता है ऑब्वियस गवर्नमेंट किस हिसाब से करती है, ठीक है। चलो ध्यान से, ये आपके देखो सेक्टर हैं, इस सेक्टर में ध्यान से देखिए। बैंकिंग, अगर आप पब्लिक यानी गवर्नमेंट बैंक में आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, तो 20% की लिमिट है। इसका मतलब अगर आप एसबीआई में कुछ इनटेक खरीदना चाहते हैं तो 20% से ज्यादा एफडीआई, मतलब 80% किसके हाथ में रहेगा, गवर्नमेंट के हाथ में। इसी तरीके से प्राइवेट बैंक का 74% है, दिख रहा है। तो प्राइवेट बैंक में आपने सुने होंगे वो जो सिटी बैंक फला बैंक नहीं होते, वो इसीलिए आते हैं, बट उसमें भी कैसे हैं, 74% है। इट मीन्स 26% का जो इंटेक है वो किसके पास रहेगा, गवर्नमेंट के पास। समझिए, प्राइवेट बैंक का ये मतलब नहीं है कि कंप्लीट प्राइवेट है वो, इंश्योरेंस होते हैं, बाकी ये जो नीचे आप देख रहे हैं व्हाइट लेबल, पेंशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन, ये 100% होते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एजेंसीज हैं, वो एजेंसीज की जो एफडीआई की लिमिट है वो लगभग 10% के आसपास होती है, और जिनकी इंपॉर्टेंस कम होती जाती है उनको 100% तक हमने कर दिया एफडीआई, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए शू सेक्टर है, जूता, तो शू सेक्टर में क्या 100% एफडीआई है भाई। शूज अगर आपको बनाने हैं तो उसमें गवर्नमेंट से क्या करना है, गवर्नमेंट थोड़ी उसमें इनटेक करेगी, बात समझ रहे हैं। लेकिन इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें नीड है बट वो बहुत ज्यादा नहीं है, सरकार ने 50% कर दिया। डिफेंस हो गया 75% कर दिया, समझ रहे हो, डिपेंड होता है कौन सी क्या होती है। तो इसकी लिस्ट तैयार करनी पड़ती है प्रीलिम्स में, पहले आता था, अब नहीं पूछता, तो अच्छी बात होगी कम से कम इस सेक्टर को लेकर के, ठीक है। चलिए, ये क्लियर हो गया एफडीआई को लेकर के मोटा मोटी। बाकी एफडीआई के जो फैक्ट्स होते हैं, वो फैक्ट्स मैं आपको इंटरनेशनल जो टॉपिक है, इंटरनेशनल एजेंसीज, वहां कवर कराऊंगा, उसी में होगा, इकोनॉमी में ही होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन, औद्योगिक स्थानीयकरण। इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन, औद्योगिक स्थानीयकरण। इंडस्ट्री जो लगती है, मैं बोला हूं वापस से आ जाइए ज्योग्राफी के टॉपिक से, ये ज्योग्राफी और इकोनॉमी का मिक्सअप टॉपिक है। इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन, औद्योगिक स्थानीयकरण। सिंपल बात बताइए, अगर आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है तो आपके दिमाग में क्या आएगा पहले, या क्या क्या आएगा, रिसोर्सेज आएंगे पहले, ठीक बात, ट्रांसपोर्टेशन, रॉ मटेरियल, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लगभग चीजें आप समझ गए। अगर फैक्ट्री लगानी है तो 3-4 चीजें तो दिमाग के कहीं मन किया उठा के लगा देंगे, ऐसा तो नहीं है। तो सीधी बात है, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन बनता है, इंडस्ट्री जो लगे वो या तो मार्केट के पास लगेगी या फिर रॉ मटेरियल के पास लगेगी, यही तो दो चीजें पॉसिबल हैं, या फिर बीच में भी लग सकती है, मान लेते हैं। तो इसमें क्या फैक्टर डिसाइड करेगा कि इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के पास लगे। आराम से मेरा क्वेश्चन सुनिए, अगर इंडस्ट्री आपको रॉ मटेरियल के पास लगानी है तो ऐसा कौन सा फैक्टर आपके दिमाग में आया जो इसको डिसाइड कर रहा है। लैंड, एक एक करके, लैंड मतलब क्या फूड है, मैकेन फूड है, अच्छा हाँ, ठीक है, ठीक,
अच्छा, उस सेंस में लैंड, तो रॉ मटेरियल से कनेक्ट ही हो गया एक तरीके से। भाई आलू उनका रॉ मटेरियल हो गया, सेम ही बात होगी, ठीक बात है। रॉ मटेरियल का फैक्टर क्या है भाई साहब? ट्रांसपोर्टेशन का फैक्टर काम करेगा, ठीक नहीं? तो इसमें क्या ट्रांसपोर्ट मतलब क्या है? रॉ मटेरियल आपने बोला रॉ मटेरियल फैक्टर एक्सप्लेन करो। ये तो वर्ड आपने वर्ड यूज कर दिया रॉ मटेरियल। क्या ध्यान रॉ मटेरियल में क्या ध्यान रखें हम? कैसी प्रॉब्लम? सही जा रहा हो, सही जा रहा हो। हाँ देखो सिंपल है यार, रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट ये दो चीजें होती हैं। तो लॉजिक बात है, 10 रॉ मटेरियल मिला के एक प्रोडक्ट बनता है, तो 10 रॉ मटेरियल को कहीं ले जाओ, उससे अच्छा प्रोडक्ट वहीं बना करके लेके जाओ। एग्जाम्पल बिल्कुल जेन्युइन है, सीमेंट में 8 मटेरियल लगते हैं, तो 8 मटेरियल को रॉ मटेरियल वाली जगह से ले जाके मार्केट में लेके जाना, उससे अच्छा है 8 जहां पे मिल रहे हैं उनको वहां पे सीमेंट बना लो, और एक ही सीमेंट की बोरी को तो ले जाना पड़ेगा कि नहीं? समझ में आया? तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत उठप होते हैं सिविल्स में। एग्जाम्पल उसमें पूछा जाता है कि फला इंडस्ट्री का नाम दे देगा, बहुत फेमस इंडस्ट्री है कॉटन, कई बार पूछ चुका है सिविल्स में। कॉटन इंडस्ट्री है, कहां लगेगी? 3 ऑप्शन बता दिया, रॉ मटेरियल, मार्केट, बीच में। रॉ के पास कॉटन लगेगी, पक्की बात। क्वेश्चन समझ में आ गया? कॉटन कहां लगनी है? रॉ के पास। क्यों? अच्छा मुझे बताइए, 1 किलो लोहा और 1 किलो कॉटन में भारी कौन सा है? अच्छा, दिमाग किसी किसी का लोहा तो नहीं आ गया? हाँ लोहा भारी होगा। अच्छा चलिए, अच्छा इस बराबर है, अगर दोनों बराबर है तो दोनों को मैं छत से गिराऊं, नीचे पहले कौन आएगा? लोहा पहले आएगा। बराबर है तो बराबर गिरेंगे छत से। सेकंड फ्लोर से 1 किलो लोहा 1 किलो कॉटन मैंने एक साथ छोड़ा, जमीन पे पहले कौन पहुंचेगा? है? क्या? लोहा पहले गिरेगा, रीजन? एग्जैक्टली exactly. सबसे इंपॉर्टेंट है, एरिया कवरेज लोहे का मिनिमम है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो लिमिटेड, भाई कम से कम। लाइक फ्रिक्शन समझते हो, हवा से जब कोई चीज आती है तो फ्रिक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए, पूछा हुआ है यार क्वेश्चन, ये सिंपल है कि सर ये आप गिरा कहाँ रहे हैं, एयर में गिरा रहे हैं या वैक्यूम में? अगर वैक्यूम में गिरा रहे हैं सेम टाइम पे आएगा, क्योंकि वहां फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं कर रहा है, भाई हवा का रगड़ नहीं हो रही ना। लेकिन जिस, आप सोचिए 1 किलो कॉटन कितनी होती है, आपको पता कितना होगा? तुम्हारे घर में जो रुई लेके आते हो 10 ग्राम 20 ग्राम की रुई होती है, इतनी बड़ी मिलती है। अब हिसाब लगाओ 1 किलो कितनी होगी रुई, तो आप एरिया समझ रहे कितना बड़ा, तो उतना बड़ा अगर रुई नीचे आएगी, और 1 किलो का बार छोटा सा होता है आयरन का, तो वो आएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स काम घर्षण, समझते हो, घर्षण बोलते ना। तो हवा से जो रगड़ होगी तो स्पीड कम कर देगा कि नहीं कर देगा? तो यहां क्वेश्चन बनता है कि सारा कहां से गिरा रहा है, ये डिपेंड करता है। अगर वैक्यूम में तो इक्वल, बट अगर एयर में गिरेंगे तो आयरन। ठीक, अब क्वेश्चन था आपका कॉटन, तो कॉटन के पीछे का रीजन था क्योंकि जो रुई का प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट बनने में मैं आपको डेटा दूं, लगभग करीब करीब मान के चलो 1 टन प्रोडक्शन के लिए लगभग 30 टन रॉ मटेरियल लगता है कॉटन के लिए। अब हिसाब ये समझिए, 30 टन माल को रॉ मटेरियल से मार्केट में लेके जाना, उससे अच्छा है कि जहां पे रॉ मटेरियल है वहीं पे आप कंपनी बना के 1 टन माल ले जाओ। फर्क समझ में आ गया? एक क्वेश्चन ये था। अब मुझे बताइए, मार्केट के पास कौन सी इंडस्ट्री लगाओगे? रॉ मटेरियल वाली तो आपने ठीक बता दी, मार्केट के पास भी तो कोई लग सकती है, कौन सी लगेगी? गैस मारो, नाम बताओ किसी इंडस्ट्री का। मार्केट के पास कौन सी इंडस्ट्री लगने की पॉसिबिलिटी? दिमाग दौड़ा यार, हद हो गई। अरे खाक इंडस्ट्री लगाओ तुम लोग, मार्केट के पास कौन सी इंडस्ट्री लगेगी? अरे कॉमन सेंस है यार, ऐसा कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, सिंपल है। अरे सर वो इंडस्ट्री जिसमें प्रोडक्ट खराब होने की पॉसिबिलिटी है, सिंपल, बस सिंपल। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के चांसेस होंगे, मिल्क इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, ये सब मार्केट के पास ही तो लगनी चाहिए, क्योंकि आप जहां रॉ मटेरियल वहां से लेके आओगे खराब हो जाएगा तुरंत। भाई समझ गए? तो बीच में कौन सी लगाएंगे? बीच में भी तो लग सकती है कोई ना कोई, भाई सीधी बात, हाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिस्किट आप लगा दो बीच में, क्या दिक, मेरी बात समझ रहे हो? तो डिपेंड होता है, बीच वाली इंडस्ट्री बहुत कम होती है इंडिया में। जनरली इंडस्ट्री या तो रॉ में मिलेगी या फिर मार्केट के पास। मार्केट के पास ऐसी इंडस्ट्री जो खराब होने की पॉसिबिलिटी, फिशिंग इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, ये सब मार्केट के पास। जो फुटकर वाला होता है, रॉ मटेरियल कंटेंट होता है इसमें ज्यादा लगता है, वो आपकी उधर चली जाए, क्या नाम, रॉ के पास। ठीक बात है। खैर, तो यहां पे देखो लिखा हुआ इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन रिफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ सिमिलर इंडस्ट्रीज
इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन ड्यू टू द वेरियस फैक्टर्स, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर के थ्रू आपकी इंडस्ट्री लगती है। दिस कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर वेयर कंपनीज इन द सेम सेक्टर लोकेट नियर ईच अदर। ये सब छोड़ दीजिए, पॉइंट समझिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फैक्टर्स होते हैं जो किसी इंडस्ट्री को लगाने में इनका रोल होता है। तो इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन का मतलब होता है स्थानीयकरण। हम अपनी इंडस्ट्री को कहाँ लगाएं, लिखो वेयर वी पुट इंडस्ट्री, इसके अंदर लिखो इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन में वेयर वी पुट इंडस्ट्री, वेयर वी पुट इंडस्ट्रीज डैश इन रॉ मटेरियल एरिया, मिड एरिया और नियर मार्केट, कच्चे माल की जगह, मध्य क्षेत्र में, मार्केट की तरफ। वेयर वी पुट इंडस्ट्रीज डैश, नंबर 1 टुवर्ड्स या नियर बाई रॉ मटेरियल, दूसरा मिड एरिया मध्य क्षेत्र में, और तीसरा नियर मार्केट। तो इन तीनों चीजों में कहां लगेगी, उसके लिए कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो फैक्टर्स बोर्ड पे हैं। देखिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, कौन कौन से कारक हैं इंडस्ट्री को लगाने के लिए, जो कारक रिस्पॉन्सिबल है सामने बोर्ड पे ये कारक हैं। सबसे पहला होता है प्रॉक्सिमिटी टू रॉ मटेरियल, इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में मैं बोल देता हूं, कच्चे माल की उपलब्धता। कच्चे माल की उपलब्धता पहला रीजन है, कॉमन सेंस से समझ गए सब लोग, कच्चा माल जितना मिलेगा। दूसरा, ऐसा भी नहीं है कि कच्चा माल आपका कम से कम 500 किलोमीटर दूर है और आपकी इंडस्ट्री आपने वहां लगा दी, तो उससे कच्चे माल को ले जाने में ही आपकी हालत खराब हो जाए। मेरी बात समझ रहे, ट्रांसपोर्टेशन, तो बहुत सारी चीजें फैक्टर काम करता है। वही दूसरा फैक्टर है मार्केट एक्सेस। सेकंड लिखो मार्केट एक्सेस, बाजार की उपलब्धता। बाजार भी आपकी उस हिसाब से होनी चाहिए। सिंपल है, आपके सामान की डिमांड ज्यादा है तो वो अगर मार्केट के पास होगा तो ज्यादा बेहतर और काम करेगा, क्योंकि अगर वो रॉ मटेरियल के पास हो जाएगा तो टाइम लिमिट बढ़ जाएगी कि नहीं, तो वो डिमांड धीरे 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 रिड्यूस हो जाएगी। भाई बात समझ रहे। थर्ड लेबर्स, तीसरा लेबर। लेबर ऑब्वियस बात है कैसी होनी चाहिए, बल्क होनी चाहिए और सस्ती होनी चाहिए, तो डैश करके बल्क में। दूसरा स्किल, बल्क मतलब पर्याप्त होनी चाहिए, स्किल्ड मतलब हाँ समझ गए, स्किल भाई क्या काबिल। और तीसरी है आपकी सस्ती, चीप। यही तीनों नहीं मिलती लेबर में, बड़ी दिक्कत है। अगला इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना। 3 इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं बोर्ड पे। पहला है ट्रांसपोर्टेशन, यातायात होना बहुत जरूरी है। दूसरा है पावर, बिजली। एंड थर्ड है कम्युनिकेशन, संचार। ट्रांसपोर्टेशन, पावर और संचार, ये तीनों अगर आपके काम करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में तो काम बनता है। लास्ट फैक्टर है क्लाइमेट, जलवायु। लास्ट फैक्टर है जलवायु, क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट फैक्टर आपको ऑब्वियस है। क्लाइमेट फैक्टर में क्या लगता है इंडस्ट्री लगाने में है, क्लाइमेट फैक्टर काम करता होगा। आपने ऐसी इंडस्ट्री लगा दी जहां पे रोज बाढ़ आ रही है, रोज भूकंप आ रहा है, तो वहां पे थोड़ी सी समस्या हो सकती है। इंडिया इसीलिए थोड़ा सा पीछे माना जाता है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं माना जाता है इंडिया का। ठीक, अब जैसे इस समय गर्मी पड़ रहा है, अभी तो मौसम ठीक है, बट जैसे सिंपल है, आपको मैं जून की बात बता दूं, जून में दोपहर में 2 बजे मैं सामान लेने भेजूं, माहौल बनेगा आपका? कोशिश आप करेंगे अवॉइड कर दें। ठीक है, सेम कहानी है, मैं सितंबर अक्टूबर में आपको 2 बजे भेजूं, सेम कहानी है मिड जनवरी में मैं आपको 2 बजे भेजूं। आपके दिमाग में 3 अलग अलग फैक्टर काम कर रहे हैं। जो फैक्टर जून में काम किया लगभग वही फैक्टर आपको किस में काम करेगा, दिसंबर में, जनवरी में, क्योंकि बहुत ज्यादा जब सर्दी पड़ती है। सबसे बढ़िया आप कब जाएंगे, सितंबर अक्टूबर में, हल्की हल्की सर्दी पड़ती है, आप देखें मौसम कैसा होता है। तो सिंपल बात है, जो हल्की हल्की वाली लाइट विंटर जिसको बोलते हैं, ऑटम, वो सीजन जो होता है वो इंडिया में 3-4 महीने का ही हुआ, 3 महीने का हुआ मिड। लेकिन अगर ऐसा सीजन दुनिया भर में कुछ देश ऐसे हो जहां पे साल भर हो, तो लॉजिक बात है हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होगा कि नहीं होगा। अगर किसी काम को करने के लिए आपको बोला गया और आप सोच रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट, वैसे तो बहुत सारी चीजें सोचोगे, बट ड्यू टू क्लाइमेट, तो वो प्रोडक्शन के लिए निगेटिव फैक्टर होता है। सही बात है। इसीलिए यूरोपियन कंट्री पहले कंट्री थे, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जहां पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था। रीजन आपका क्या फैक्टर एक था, क्लाइमेट। समझ गए बात को, तो क्लाइमेटिक फैक्टर बहुत मैटर करता है। चलो, तो ये इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन हो गया। हेडिंग डालिए बेनिफिट्स। इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन को क्यों जरूरी है?
तो उसके पीछे पॉइंटेड में लिखने, लिखना कुछ नहीं, उस पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलिए, एक्सप्लेन खुद ही कर सकते हो। पहला है कॉस्ट रिडक्शन, सीमित मूल्य। भाई सीधी बात है, कॉस्ट रिडक्शन अगर आपने लोकलाइजेशन कर लिया तो आपकी ओवरऑल पैसे कम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन के हो, लेबर के हो, पैसे तो कम हो ही जाएंगे आपके। दूसरा है नॉलेज शेयरिंग, ज्ञान का, ज्ञान वर्धन लिख लीजिए। क्लोज प्रॉक्सिमिटी फैसिलिटीज, नॉलेज ट्रांसफर एंड कोलैबोरेशन बिटवीन फर्म्स, छोड़ दीजिए नॉलेज शेयरिंग में डैश करके लिखे बस खाली, कोलैबोरेशन आपसी सहयोग। यहां पे लोकलाइजेशन का मतलब मैंने समझाया आपको, तीनों पॉइंट समझना, एक दिमाग में एक साथ तीनों लेके चलना, रॉ के पास, मिड में और मार्केट के, तीनों को लोकलाइजेशन बोलते हैं, डिपेंड ऑन इंडस्ट्री। तो आपके दिमाग में रॉ मटेरियल खाली नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इनोवेशन, नई नई तकनीकी, इनोवेशन। और नेटवर्क, फोर्थ पॉइंट नेटवर्क। मार्केट में अगर आपने अपनी इंडस्ट्री लगाई तो 10 तरह की कंपनी और है, तो आपका सीधी सीधी बात है नेटवर्किंग बेहतर बन जाएगी। तो ये 4 पॉइंट किस में आ जाते हैं आपके बेनिफिट्स में लोकलाइजेशन में, ठीक है। लास्ट दिखाइए चैलेंजेस। चैलेंजेस, चुनौतियां क्या हैं यहां पे सबसे बड़ी। सबसे पहली है ओवर डिपेंडेंस, अति निर्भरता। ओवर डिपेंडेंस, अति निर्भरता, सीधी बात है, रॉ मटेरियल के ऊपर आप ज्यादा डिपेंड हो जाएंगे तो कई बार ये निगेटिव, रॉ मटेरियल कम होता चलाएगा, इंडस्ट्री खत्म आपकी, समझ रहे। दूसरा सोशल इश्यू, सामाजिक मुद्दे। सामाजिक मुद्दे ऑब्वियस बात है, सिंपल है, 3 देखो इसमें लिखा है। नंबर 1 लिखा है सोशल इनइक्वालिटी, लिखो सामाजिक असमानता। सोशल इश्यू में पहला सामाजिक असमानता, सोशल इनइक्वालिटीज। दूसरा ऑब्वियस है इकोलॉजिकल इश्यू रहेगा ही रहेगा, पॉल्यूशन होगा ही होगा इंडस्ट्री में, पॉल्यूशन। और थर्ड पॉइंट है स्ट्रेन ऑन लोकल रिसोर्सेज, स्थानीय संसाधनों के ऊपर प्रेशर, दबाव। सही बात है, स्ट्रेन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा लोकल रिसोर्सेज के ऊपर, यह दिक्कत करता है। पॉल्यूशन, स्ट्रेन ऑन लोकल रिसोर्सेज, लोकल रिसोर्सेज के ऊपर दबाव पड़ना। लोकल रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म होंगे तो जो लोकल लोग होंगे उनके लिए थोड़ी सी इश्यू होंगे कि नहीं होंगे। भाई सीधी बात है, आप एक एक्स जगह पे जा करके काम कर रहे हैं और वहां के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं और यूज करने के बाद उसका बेनिफिट आप अकेले उठा रहे हैं तो लोकल लोगों को गुस्सा आएगा। दिस इज द ओनली रीजन जिसके पीछे सबसे बड़ा वर्डिक्ट है वो है आपका नक्सल। जो नक्सलिज्म है वो इसी फैक्टर पे का, नक्सल सुनो, नक्सल इश्यू। नक्सल इश्यू का जो सबसे बड़ा रीजन है वो आपके सामने यही रीजन है। 1960s के आसपास का दौर था, जगह थी, विलेज का नाम था नक्सल बाड़ी, ठीक है, वेस्ट बंगाल में एक छोटा सा विलेज था। वहां पर एक कंपनी गई, माइनिंग कंपनी है, नाम लिया नहीं जाएगा क्योंकि वो कॉपर माइनिंग कंपनी थी। वो कॉपर माइनिंग कंपनी जाती है फॉरेस्ट एरिया में जहां नक्सल रहते, मतलब ट्राइबल लोग रहते थे, वहां जाती है और वहां पे कहती है कि इस एरिया को आप हमें दे दीजिए, उसके बदले हम यहाँ पर एक क्या लगाएंगे, कंपनी। कंपनी लगने से 2 फायदे होंगे। पहली चीज है, एक तो आपको जमीन के दाम मिल जाएंगे और दूसरा उस कंपनी में आपके जो घर वाले उनको नौकरी देंगे। तो सीधी बात है परमानेंट इनकम का सोर्स हो गया कि नहीं, तो ट्राइबल लोग तो मान जाएंगे सीधे साधे कि ठीक है तो बढ़िया बात है यार। कंपनी ने उन सभी लोगों के एग्रीमेंट पे साइन करवाया उस पे कि हम देंगे, तो उन्होंने अपनी जमीनें कंपनी के नाम कर दी। और जब कंपनी लगी तो लगने के बाद उस कंपनी ने इन दोनों शर्तों से मुकर गए, डिनाई करके, क्या कि साहब हम नहीं करेंगे। अब समझिए ऑप्शन क्या है। नक्स मतलब जो ट्राइबल लोग थे उनके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है शांत होकर बैठ जाएं, दूसरा ऑप्शन है रिवोल्ट करना। तो जो उन्होंने, जिन लोग शांत होकर बैठ गए मैटर खत्म हो गया, लेकिन जिन लोगों ने शुरू किया रिवोल्ट उसी को नाम दिया गया नक्सल। बिकॉज ये कहां से स्टार्ट हुआ था, नक्सलवाड़ी विलेज से, इसलिए इसका नाम नक्सल पड़ा, ठीक है। तो नक्सल का मतलब समझ गए। तो ये अच्छी चीज थी, बुरी चीज थी, नक्सल लोग गलत नहीं है, क्योंकि अगर रिसोर्सेज आज के नक्सल नहीं, SC/ST मूवमेंट जो है वो 300-400 साल पहले का मूवमेंट है। आपने नाम सुना है सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा को तो नाम सुना ही होगे, वो इन्हीं के तो लीडर हैं। अंग्रेज पहुंचे हुए थे, अंग्रेजों को डीकू उन्होंने नाम दिया था, दिकू। ये वहां के लोकल सोर्सेज को यूज कर रहे थे और उसके अगेंस्ट में ये लोग कर रहे थे। ये लोग गलत हैं, गलत है। अगर इन्होंने पहली चीज, तो वो लोग कहते हैं इन्होंने जमीन बिना पढ़े लिखे कैसे कर दी, इस पे लोग डिबेट करते हैं। तो कॉमन सेंस है, ट्राइबल आदमी कितना पढ़ा लिखा होता है, प्रैक्टिकल बात है। कई बार आप पेपर को साइन करते हैं तो पेपर को साइन करते समय आप वो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते हैं, कुछ ना, सुबह साइन कर देते हैं,
तब जब आप पढ़े लिखे आदमी है तो गांव वाला बेचारा क्या जानेगा। तो यहाँ पे गलती किसकी थी, कंपनी की। कंपनी का नाम है, मैं पॉज कर दूं, नाम नहीं लेंगे आप, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल का भी नाम नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा फेल्योर था वो फेल्योर था गवर्नमेंट का, सीधी बात है, क्योंकि इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि कंपनी ने ऐसा किया तो ऑब्वियस से चीटिंग की, तो चीटिंग में गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट उस समय, मैंने कौन से टाइम की बात बताई आपको, 65 के आसपास की, तो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और तब से लेकर के 2000 तक कांग्रेसी गवर्नमेंट रही है 30 साल। तो इस 30 साल में सरकार ने किया क्या, मैंने बताया नक्सल इश्यू गलत नहीं है, लेकिन अब इसका नक्सल का फायदा किसने उठाया, हमारे पड़ोसी देशों ने, पाकिस्तान और चाइना, इन्होंने इन देशों को दी फंडिंग और इन देशों को दिया वेपन्स, इन लोगों को पैसा और हथियार, बस ये यही तो चाह रहे थे। अब समझो, अगर 20 लोग अपोज कर रहे थे तो जेन्युइन पॉइंट पे थे, उनकी देखा देखी 10 लोग उनके साथ और अटैच हुए, लेकिन इसका जब फंडिंग और वो आने लगी तो 50 लोग और ज्वाइन कर गए, नहीं, उन्होंने कैरियर इसमें बना लिया। और ऐसे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने नक्सल वाले इश्यू में करीब करीब, ऐसे मानिए तो कम से कम मतलब 50-50 लाख रुपए, 1-1 करोड़ का इनके ऊपर इनाम लगा हुआ है, ऐसे ऐसे नक्सल्स हैं, ठीक है। तो ये इशू इस समय का, आप बिलीव मानिए, टेररिज्म से तो हम बहुत कम दुखी हैं। नक्सल का डेटा पिछले 20 साल का उठाना, कैजुअलिटी कितनी है आपको समझ में आ जाएगा नक्सल का क्या डेटा है, तो समझ रहे हैं। तो इसीलिए एक छोटा सा एक चोट थी, हल्का सा अमाउंट था, जिसको कैंसर बना दिया किसने, गवर्नमेंट ने। और अब बीजेपी के ऊपर बोला क्या जा रहा है कि बीजेपी वाले नक्सल को सॉल्व करें। तो पिछले 70 साल से आपने पाला एक सांप को, और अब आप कह रहे हैं कि तुम इसको खत्म करो। खत्म दीजिए, देख रहे केसेस काफी कम हो गए हैं। सबसे बड़ा, वैसे मैं जा रहा हूं सब्जेक्ट से बाहर जा रहा हूं मैं, सब्जेक्ट ये इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है आपका। तो बेसिकली बस रीजन ये होता है कि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फेल्योर, अब अगर बीजेपी करना भी चाहे तो यहां पे जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन है आर्मी, और आर्मी ही इस एरिया में जाकर के इसको सॉल्व कर सकती है, पुलिस वालों के बस की बात है नहीं, ठीक है। आर्मी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आर्मी जो है, मैंने कल भी आपको बताया था, वो पब्लिक डीलिंग के लिए नहीं है। तो पब्लिक डीलिंग के लिए अगर आर्मी नहीं है तो वो जब जाएगी, जो अच्छा सबसे बड़ी दिक्कत नक्सल की क्या होता है, क्या नक्सल जो लोग हैं वो दिन में है फार्मर और रात को है नक्सली। अब दिक्कत यह है कि आप जब रेड डालने जाएंगे तो दिन में ही जाएंगे, तो दिन में तो ये खेती कर रहे हैं, सब जितने भी इसमें खेती कर रहे हैं, तो लॉजिक आप कैसे पहचानेंगे कि ये फार्मर है ये नक्सल है, वैसे सब खेती कर रहे हैं। रात में जा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा डेंस एरिया है, आप एक से एक अभी बस्तर अस्तर के फॉरेस्ट देखोगे आप डर जाओगे, इतने खतरनाक फॉरेस्ट है। तो रात में जा नहीं सकते, दिन में जाओगे तो बराबर, तो पता कैसे चलेगा। और दूसरी सबसे ज्यादा लीक्स काफी रहती हैं इन लोगों की, काफी जब पुलिस आने वाली है तो पहले ही बता देते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी मूवी है, नक्सल पे बनी हुई है, चक्रव्यूह, कोई मौका मिले उसको देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी का। आईपीएस बंदा होता है, वो आईपीएस अपना बंदा जानबूझ के भेजता है उसमें, तो जो दूसरा हीरो जाता है नक्सल लोगों के बीच में, वो बेसिकली इनकी खबर देने के लिए जाता है ना एसपी को बंदा, बट वो इनसे इतना ज्यादा इंस्पायर हो जाता है खुद नक्सली बन जाता है। ऐसी खतरनाक कहानी, और अंत लास्ट में वो आईपीएस उसका दोस्त होता है वो उसको मारता है गोली, वो अपने दोस्त को। आप समझ रहे कहानी कैसी है, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें आपको थोड़ा सा सिंपैथी लग रही है नक्सल के लिए। नक्सली गलत नहीं है ना भाई, लेकिन अब इनके साथ गलत किसने किया, इन लोगों ने। कौन, मेन तो गवर्नमेंट है, दूसरा अब जो हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है, तो उसको लेकर के था। तो गवर्नमेंट से बट थोड़ा सा अमित शाह ने ऑपरेशन प्रहार करके चलाया हुआ है इन्हीं के अगेंस्ट में लेकर के, ठीक है। खैर, तो वो नक्सल में समझना। चलो वापस आ जाओ, क्या था, चैलेंजेस, डिपेंडेंस हो गया, सोशल इश्यू में हो गया, और तीसरा है रीजनल इंबैलेंस, क्षेत्रीय असमानता। लास्ट है रीजनल इंबैलेंस, क्षेत्रीय असमानता। रीजनल इंबैलेंस होता है क्षेत्रीय असमानता, सही बात है। जिस एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका बढ़ेगा वो क्षेत्र डेवलप करता चला जाएगा, और जहां पे नहीं होगा वहां पे कम होगा, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि ऐसा हो, बट जनरली ऐसा माना जाता है। तो बेनिफिट्स हो गए, चैलेंजेस हो गए, क्लियर हो गए यहां तक, ठीक है। इस पे मेंस पे कई बार क्वेश्चन आया तो थोड़ा ध्यान से। ये सामने आपके इमेजेस हैं इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन की। पहली जो इमेज ग्रीन कलर की आप देख रहे हैं वो है आपकी सिलिकॉन वैली, यूएसए में, सुना होगा आपने सिलिकॉन वैली। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये कैलिफोर्निया का पोर्शन होता है। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ये कैलिफोर्निया का पोर्शन दिख रहा है आपको। अमेरिका का अगर मैप थोड़ा बहुत भी आइडिया है आपको, यहाँ सेंटा क्लेरा, सेंटा क्रूज दिख रहा है, अल्मांडा, ये कैलिफोर्निया का पोर्शन। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा क्या कहलाता है, क्या, सिलिकॉन वैली, यूएसए में। दूसरा वाला जो पोर्शन है वो जर्मनी का मैप है, रेड कलर वाला क्या दिख रहा है, रूर वैली। तो RUHR जो रूर वैली है ये कोल इंडस्ट्रियल के लिए होता है, कोल के लिए। जैसे हमारे यहाँ छोटा नागपुर जानते हो, वैसे वो रूर होता है जर्मनी में, और ये होता है सिलिकॉन वैली, ठीक है। तो एग्जाम्पल जरूर नोट कीजिए,
पहला लिखिए सिलिकॉन वैली यूएसए का, सिलिकॉन वैली यूएसए, इसी को तो बोलते हैं बेंगलोर को इंडिया का सिलिकॉन वैली, यही बोला जाता है। सिलिकॉन वैली डैश करके लिखो। सॉफ्टवेयर कंपनीज, सिलिकॉन वैली में सॉफ्टवेयर कंपनीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज का होता है सिलिकॉन वैली। और दूसरा है रूर, RUHR, रूर रीजन, जर्मनी में होता है रूर। ये बेसिकली कोल बेस इंडस्ट्री के लिए होता है, कोल बेस इंडस्ट्री के लिए रूर। तीसरा सिलिकॉन आंध्रा वाला पोर्शन है, छोड़ दीजिए, बट मेनली बेंगलोर को सिलिकॉन वैली बोलते हैं, इंडिया का छोटा नागपुर भी आप लिख सकते हैं, लगभग सेम क्लस्टर्स होते हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपका हुआ इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट, क्या होता है, क्यों होता है, क्या चैलेंजेस पे कई बार क्वेश्चन उठे हैं कि इंडिया का मेन रीजन बताइए क्या क्या दिक्कत है, तो सोशल इम्बैलेंस को लेके काफी उठा हुआ है। हो गया? नोट हो गया सबका? चलो नेक्स्ट आओ। ये आपको लिखना मैं बता देता हूं, लिखिए नेशनल, पहला होमवर्क है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति। ये गवर्नमेंट 2011 में लेकर के आती है। एनएमपी क्या होता है, नाम से पता चल रहा है मैन्युफैक्चर पॉलिसी। मैन्युफैक्चर का मतलब समझ गए? जो देखो दो तरीके होती हैं, एक होता है कंस्ट्रक्शन और दूसरा होता है मैन्युफैक्चर। क्या डिफरेंस है? निर्माण और विनिर्माण हिंदी में बोलते हैं। क्या लगता है क्या डिफरेंस है? क्या लेना? शुरू से बनाना, मैन्युफैक्चर। अच्छा, विनिर्माण बने बनाए बनाना। एग्जाम्पल मत बताइए, डिफरेंस नहीं बता, वो बताइए डेफिनेशन। एग्जाम्पल तो सही है आपका, जानबूझ के पूछ रहा हूं मैं डेफिनेशन। अरे सिंपल है सर, मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो दूसरा क्या था, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हमेशा परमानेंट होता है, नॉन मूवेबल होता है। दो ही कंडीशन है, कंस्ट्रक्शन अगर किसी चीज का होगा तो परमानेंट होगा, दूसरी नॉन मूवेबल होगा, चलता नहीं है कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग आपने कंस्ट्रक्ट की, बिल्डिंग यहां से वहां उठा ले जाओगे नहीं, लेकिन आपने मैन्युफैक्चर किया बिस्किट, तो बिस्किट आपको क्या होगा, पहली चीज परमानेंट नहीं होगा, निपट जाएगा, वो खा लो यार। और दूसरी चीज क्या होगा, जेब में डाला लेके चले गए बिस्किट। ये दोनों कंडीशन होती है। तो ज्यादा फोकस कौन अच्छा कौन सा है, कंस्ट्रक्शन की मैन्युफैक्चरिंग? मोबाइल, अरे हाँ, आजकल का एग्जाम्पल मत देना। अब मुझे समझ में आ गया, मैं आजकल का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, घर उठा के इधर से उधर ले जा रहा हूँ, वही बता रहे हो? अच्छा हाँ, अरे अरे किराए की कंपनी है यूएस वगैरह की, वो घर शिफ्ट कर रहे हैं मेरे गोरखपुर में, पूरा घर नीचे जैक लगे हैं, जैक लगा के पूरा घर तुम्हारा उठाएंगे, जहां ले आना वहां बताओ। तुम्हारा अपना घर ये वाला जहां रह रहे हो 3 BHK, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे वहां पे उन्होंने लिया था आई थिंक कुछ 40 लाख रुपया पूरा घर शिफ्ट करने का, और 3 स्टोरी घर था। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? नीचे से पूरा घर उठाया, ऐसे शिफ्ट करके रख दिया अलग ही लेवल। अब तो बोलते या तो मूवेबल हो गया सर, वो ऐसी वो एग्जाम्पल की बात है, वो हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा। साइंस है, पागल लोग कुछ भी कर सकते भाई। 40 लाख रुपए दिए तो उन्होंने, सोचिए। देखिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग, तो लॉजिक बात है, ज्यादा फायदे वाली चीज कौन सी होगी, मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि पहली चीज है परमानेंट नहीं है, तो आसानी से आप ले जा सकते हैं कहीं लेकर के। तो इसको ध्यान में देते हुए गवर्नमेंट 2011 में पॉलिसी लेके आती है। वो पॉलिसी में सबसे पहले लिखा हुआ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, देखिए क्या लिखा हुआ, इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ ऑफ 12 to 14%। टारगेट हमेशा याद रखना, मैन्युफैक्चरिंग हर एक सेक्टर की ग्रोथ रेट आपको पता होनी चाहिए। तो कितनी ग्रोथ दे रहा है, 12 से 14% की ग्रोथ रेट है। दूसरा सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ, इधर दिए थे सारे पॉइंट दिखे हुए, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पॉइंट दिख रहा है आपको है। तो NMP नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, कम से कम 2 पेज छोड़ दीजिए। 2 पेज का मतलब है आगे पीछे, अगर आप लेफ्ट पेज पे हैं तो लेफ्ट, और ये तो कम से कम 300 से 400 वर्ड का कंटेंट आपको उतारना है गूगल से। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति पे बड़े क्वेश्चन उठे हैं भाई। मोदी जी तो और खतरनाक है इसमें। ऑब्जेक्टिव्स तो एक चीज हो गई, ऑब्जेक्टिव लिखिए, वाई वी नीड पहला लिखिए, खड़े कंटेंट में बता देता हूं। सबसे पहले व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग क्या है। दूसरा वाई वी नीड इट, क्यों हमें मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है। थर्ड कंटेंट, कंटेंट एनएमपी का मेजर पोर्शन, जो इसके अंदर का सारा डेटा एनएमपी, वही ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट। नेक्स्ट चैलेंजेस,
चुनौतियां क्या क्या हैं इसको लेके, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के? गवर्नमेंट इनिशिएटिव, सरकारी इनिशिएटिव, सरकारी जो भी इनिशिएट्स हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, और सॉल्यूशन, सजेशन, सुझाव,